हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक की कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशन को पढ़ा, डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट की और हमने जाना कि कैसे हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमको उसी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को आगे बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमको करना है कन्वर्जन 1 जूल का सीजीएस सिस्टम में। 1 जूल का मतलब उसकी एसआई यूनिट से हमको सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाना है। ठीक है, चलिए हमने कल कुछ पढ़ा था, पहले हम उसके बारे में जरा सी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n1 इज इक्वल्स टू n2u2, जिसमें n आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, n आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। याद करो, जब हम फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, जब हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे तो हम उसको ऐसे ही नापते थे, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट से। याद करो NU, ठीक है ना। तो अब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट जब करेंगे तो n1u1 इज इक्वल टू n2u2 करके हम उस एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर सकते हैं। n न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है और u क्या बताती है? u बताती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बताती है। ठीक है सर, ओके, ये आपने कल बताया था। हाँ, मैंने कल ये बताया था। तो आज इतना सा रिवाइज करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कन्वर्ट 1 जूल इन सीजीएस सिस्टम। पहले तो याद करो, जूल जब हमने निकाली है एनर्जी, जूल हमने जब एसआई यूनिट निकाली है तो याद करो क्या हमने वो एनर्जी के लिए निकाली है? निकाली है क्या? हाँ। क्या यही काइनेटिक एनर्जी के लिए भी होगी? हाँ। क्या यही वर्क के लिए भी होगी? हाँ। क्या यही टॉर्क के लिए भी होगी? हाँ। क्या यही मोमेंट के लिए भी होगी? हाँ। जूल जो हमारे पास ऐसा यूनिट आई है, वो एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वर्क के लिए, टॉर्क के लिए, मोमेंट के लिए, सब के लिए सेम यही डायमेंशंस होते हैं, सेम ही यूनिट होती है। ठीक है ना। तो मतलब ये बात है कि कभी भी आप जूल देखकर बता नहीं सकते कि एनर्जी इन्वॉल्व है, वर्क इन्वॉल्व है, टॉर्क इन्वॉल्व है या मोमेंट इन्वॉल्व है। क्लियर है? तो चलिए मैं ये मानकर चलता हूं कि यहाँ पे वर्क इन्वॉल्व है। मान लिया मैंने कि यहाँ पे इन्वॉल्व जो क्वांटिटी है वो वर्क है। चलिए, तो अगर मैं वर्क लिखता हूं तो आपको पता है भाई, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए, फोर्स का आपको पता है क्या? फंडामेंटल डायमेंशन, या हम मैं बोलूं डायमेंशन फॉर्मूला, आप बोलोगे हाँ सर mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये हो जाएगा ml²t-2। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, ml²t-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। तो मैं ये बोल रहा हूं, इसी की यूनिट निकल कर आती है आपकी क्या? फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और इसी को आप क्या बोल देते हो? जूल बोल देते हो। याद करो, तो ml²t-2 जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना है, ऐसा यूनिट जब हम उसकी लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। ठीक है, हमको इसको चेंज करना है किसमें? सीजीएस सिस्टम में। अच्छा, 1 जूल जो होता है उसको जब आप सीजीएस सिस्टम में चेंज करते हो, जैसे हमने फोर्स को किया था, याद करो, न्यूटन को जब हमने सीजीएस सिस्टम में चेंज किया था तो उसको डाइन बोलने लग गए थे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन आया था। ठीक है, वैसे ही जब हम जूल को सीजीएस सिस्टम में चेंज करेंगे तो जूल को सीजीएस सिस्टम में क्या बोला जाता है? अर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ग बोला जाता है, ERG। ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम में 1 जूल को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो अर्ग बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए जरा इसको चेंज करते हैं। तो चलिए, n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2। याद रहे सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करने से आप जो अपने फंडामेंटल डायमेंशंस की पावर रेज करते हो वो चेंज नहीं होती। याद रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था, आज फिर देखेंगे। चलिए, तो n1 आपको कितना दिया है? 1 जूल। n1 आपको 1 जूल दिया है। यहां पर रखते हैं हम अपनी फंडामेंटल हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले को। चलिए आइए, m1 L1 to the power m1 to the power a, L1 to the power b and t1 to the power c is equals to n2, और u2 हम रखते हैं यहां पर m2 to the power a, पावर चेंज नहीं होने वाली है, L to the power b and t to the power c। क्लियर? चलिए, आपको निकालना है n2। आपको क्या निकालना है? n2 निकालना है। तो आइए जरा n2 की तरफ चलते हैं और उसकी तरफ मेहनत करते हैं।
आ जाओ, 1 into m1 by m2 to the power a multiplied by l1 upon l2 to the power b। बहुत ही आसान चीज है, आपके हाथ इतनी फुर्ती से चलने लग जाएंगे। एक बार आप ऐसे क्वेश्चंस कर लो, आपको बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप ये वाले स्टेप को स्किप कर दिया करोगे, आप ये सब किया ही नहीं करोगे जो मैं आपको करके बता रहा हूं, आप ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे। ठीक है, चलिए आइए, t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 टू द पावर ए बी एंड दिस इज c, और कुछ और इज इक्वल्स टू n2। हमको n2 ही तो निकालना है। आइए, क्या आपको a b c की वैल्यू पता है? हाँ सर, हमको a b c की वैल्यू पता है। देखो, a1 है, b2 है, c -2 है। यहां पर आपके लिए लिख दूं क्या मैं? a यहां 1 है, b जो है 2 है, c जो है -2 है। ठीक है ना? आइए वैल्यू पुट करता हूं, 1 m1। अब जो m1 है ये हमारी SI यूनिट है, तो मास किस में होना चाहिए भाई? 1 kg में। और हमको CGS में चेंज करना है, तो ये किस में होगा भाई? ग्राम में। ठीक है ना? चलिए, पावर कितनी है? 1। आगे बढ़ते हैं। लेंथ किस में होना चाहिए भाई? लेंथ किस में होना चाहिए SI यूनिट में? मीटर में होना चाहिए, तो यहां रखता हूं लेंथ 1 मीटर। CGS सिस्टम में किस में होना चाहिए लेंथ? सेंटीमीटर में, तो यहां रख देता हूं 1 सेंटीमीटर। चलिए, कितनी पावर होनी चाहिए? B की वैल्यू 2। आइए, टाइम तो सेकंड में ही है, चाहे SI यूनिट ले लो चाहे CGS सिस्टम ले लो। ठीक है, पावर कितनी है? पावर है -2 इज इक्वल्स टू n2। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 into ये है हमारा 1 kg, तो 1 kg में कितने ग्राम भाई? 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। बहुत सिंपल स्टेप लेकर चल रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भैया। आ जाओ, पावर चढ़ा दो, कितनी? 2। ये तो कट जाएगा, कोई लेना देना नहीं है इसका। आ जाओ, ये हो गया n2। ठीक है ना? चलिए, ग्राम से ग्राम काट दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो। ये आ गया क्या भैया? 1 2 3 0। 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 0 यहां, 3 0 यहां, मतलब 10 टू द पावर 7 हो गया कि नहीं? अरे भैया 3 0 यहां, 2 0 यहां, उसका स्क्वायर, तो 4 0 यहां हो गए, 3 0 यहां हो गए, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 टू द पावर 7 वैल्यू आ गई किसकी? आपकी n2 की। तो चलिए, n2 की वैल्यू फाइनली मैं कहां लिख दूं? नेक्स्ट दूसरे कलर से लिख देता हूं, यहां पर आया हूं मैं। ठीक है ना? इसके बाद चलिए, n2 की वैल्यू आपकी आ गई भाई कितनी? 10 टू द पावर 7 और अर्ग, क्या बोलते हैं इसको? अर्ग। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, है ना? CGS सिस्टम में हमने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया है। कितना आसान था। मैंने आपको क्या बताया, जब आप ये सारी चीजें सीख जाओगे ना, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे यहां पर आओगे, सीधे यहां पर। ये भी नहीं करोगे, मेरे को तो लगता है आप सीधे ये करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर बात है? 100%। वैसे तो आप खुद ही कन्वर्जन सीख जाओगे, कन्वर्जन आपको याद रखने पड़ेंगे, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एकदम बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री नॉलेज ले रहे हैं कि भाई जब हमको नहीं आता था कन्वर्ट करना एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, तो हम कैसे कन्वर्ट किया करते थे। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें आप सीख जाओगे, जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये अब आप पता है आपको, आप सीख गए हो। उसको बार बार इस तरीके से निकाल कर थोड़ी ना देखोगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको पता है, आप इस तरीके से निकाल कर थोड़ी ना देखोगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आप इस तरीके से निकाल कर थोड़ी ना देखोगे। मतलब कभी भी आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को जब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना चाहोगे, तो आप ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ चुके होंगे, आपको वैल्यूज याद हो चुकी होंगी, आपको ये करने की जरूरत बार बार मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। अभी हम क्योंकि सीख रहे हैं, एलिमेंट्री लेवल पे है, इसलिए हम ये सारी चीजें अभी अपने दिमाग में डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लिख लिया? चलिए, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं, करता हूं इसको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी आंखों के सामने क्या है। आइए भाई, अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन। इन CGS सिस्टम, अब CGS सिस्टम पहले दे दिया आपको। इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 100 डाइन्स। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कितना कर दिया? 100 डाइन्स, मतलब आपको N1 की वैल्यू अब 100 दे दी गई है, डाइन्स। ठीक है। इन अनदर सिस्टम
where the fundamental physical quantities are किलोग्राम, मीटर एंड मिनट। अब उन्होंने बोला भाई हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं वो आपकी किलोग्राम, मीटर और मिनट में होंगी। अच्छा ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब आप N2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करो। ठीक है, जो बनता है वही करेंगे, कुछ नया नहीं करने वाले। आइए जरा देखते हैं। हमको पता है भाई फॉर्मूला एक ही है, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, जिसमें आपने N1 की वैल्यू तो हमको दे दी है 100 डाइंस, और अब हमको CGS सिस्टम को चेंज करना है नए सिस्टम में। ठीक है, चलो ये बात भी हमने मान ली। आ जाओ भैया। N1 की वैल्यू दे दी आपको 100 डाइंस। ठीक, अब फोर्स है, क्योंकि फोर्स का आपको डायमेंशन पता है, अगर नहीं पता तो मैं साइड में लिख देता हूं भाई। पहले फोर्स के डायमेंशन को साइड में लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2। ठीक है ना, इसी से हमको ABC पता चलेगा। चलिए, N1 की वैल्यू आपको 100 डाइंस दे दी है। आ जाओ, यहां पर आएगा M1A L1B T1C। क्या आपने सही समझा? क्या आपने सही पकड़ा? हाँ सर ये तो पता है, ये स्टेप तो हमको आता है। हमको N2 की वैल्यू चाहिए है, U2 हमको दे दिया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स उसने, M2A L2B एंड T2C। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको इसके नीचे लेके आना पड़ता है। तो देखो 100 इंटू M1 अपॉन M2 तो पावर। आपको बोरिंग लग रहा होगा, बिल्कुल बोरिंग लग रहा होगा, क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन ऐसे ही तो हमारी फिजिक्स उठेगी धीरे धीरे करके। मैंने जब आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बताया था, कितना इंटरेस्टिंग था, कितनी मस्त मस्त क्वेश्चंस हम वहां पर कर रहे थे, लेकिन वो लेवल बढ़ चुका था, वहां हमारा लेवल बढ़ चुका था। हमने यहां अपनी फिजिक्स को एकदम नीचे से स्टार्ट किया, एकदम सड़क से उठा के हीरो बना रहे हैं हम। कहां से उठा के? एकदम सड़क से उठाएंगे और हीरो बना रहे हैं अपनी फिजिक्स को और अपने आप को। फिजिक्स तो है ही हीरो, हाँ कि ना? तो ये चीजें थोड़ी सी बेसिक है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ इंटरेस्ट लूज किया तो फिर सारी चीजें दिमाग से गायब हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जो हम कर चुके हैं वही हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन यहां अब प्रोसेस उल्टी है, जरा ध्यान दीजिएगा। T1 अपॉन T2 टू द पावर C इज इक्वल्स टू N2। जरा सी यहां पर उल्टी हो गई हैं चीजें। अब ऊपर CGS सिस्टम है, ऊपर क्या है? CGS सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा। 100 इंटू, अब ऊपर M1 जो है वो केजी में नहीं है, वो ग्राम में है, क्योंकि CGS सिस्टम को आपको चेंज करना है, तो ऊपर आएगा 1 ग्राम। नीचे क्या? नीचे आपको किलोग्राम में रखना है। ठीक है ना? इन अनदर सिस्टम, आपको CGS सिस्टम को अनदर सिस्टम में चेंज करना है वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम। ठीक है, चलो, तो आप जिस नए सिस्टम में आपको चेंज करना है वहां किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, पावर कितनी? पावर कितनी? कहां गया हमारा डायमेंशन? पावर कितनी? A की वैल्यू 1। अब आ जाते हैं लेंथ पे। चलो लेंथ को देखते हैं। L1 बाय L2 की पावर B है, लेकिन हमको CGS से जाना है, किसमें? एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, CGS से। तो L1 जो होगा वो सेंटीमीटर में होना चाहिए। आइए, तो L1 हम रख देते हैं यहां सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, जिसमें आपको जाना है सिस्टम ऑफ यूनिट में वहां मीटर होना चाहिए, तो ये हो गया 1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। पावर कितनी? पावर कितनी? 1। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। 1 अच्छे से बना दो, नहीं तो आप बोलोगे क्या बना दिया सर ये। आ जाओ, अब हमको देखना है T1 बाय T2। तो आप CGS से जा रहे हो एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। CGS में टाइम आप सेकंड में नापते हो, नई यूनिट में आपको, नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको मिनट में नापना है। आ जाओ, तो 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट, और पावर कितनी है भाई? पावर है -2 इज इक्वल्स टू N2। ये चीज सही लिख दी? हाँ सर बिल्कुल सही लिख दी। आ जाओ, सॉल्व करते हैं। देखो 100 ब्रैकेट में 100 दर्द है 100 रास्ते। अरे यार सर क्या याद दिला दिया। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। सुबह सुबह सर आपने क्या याद दिला दिया, ये रुला दिया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। लो भाई 100 सेंटीमीटर की पावर 1। आ जाओ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड की पावर -2, और ये हो गया N2। ठीक है ना? ग्राम से ग्राम, GB काटो ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, S से S काट दिया। अच्छा, अब क्या बचाओ? सॉल्व कर लेते फटाफट इसको। 100
इनटू, अब देखो 1/60 की पावर -2 है, 60 की पावर नीचे -2 है, ऊपर ले जाऊंगा तो 60 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो गया 60 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 इंटू 1 इज इक्वल्स टू n2। ठीक है ना। अब देखो ये 100 से ये 100 काट दूं, हाँ सर, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, और 3600 डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा तो कितना हो जाएगा 3.6। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 की वैल्यू आ गई 3.6। मैग्नीट्यूड पूछा था उसने पूछा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप चाह रहे थे किलोग्राम, मीटर और मिनट में, वहां मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। क्लियर बात। मतलब सीजीएस सिस्टम में जो आप 100 डाइन्स बोल रहे हो, सीजीएस सिस्टम में जिसको आप 100 डाइन्स बोल रहे हो, इस नए सिस्टम में आप उसको 3.6 का n बोलोगे, मतलब n2 की वैल्यू 3.6 आ गई, और ये जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनेगी उसको हम आगे लिख देंगे। क्लियर, पक्की बात। हाँ सर, ये होता है भाई कन्वर्जन। इस तरीके से आप कन्वर्जन करते हो, है ना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जिस भी सिस्टम में आपको बोलेगा, कोई भी सिस्टम वो बना के दे, आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। उसको नोट डाउन करो, आगे और भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं लिया? ले लो ले लो ले लो, अरे ले लो ले लो ले लो, अरे कर ले चलो आ जाओ। कन्वर्ट 1 पास्कल इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कन्वर्ट 1 पास्कल इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास क्या हो 100 केजी हो, लेंथ 1 किलोमीटर हो, टाइम 1 मिनट हो। अब वो बोल रहा है आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम, वो क्या हो भाई 100 केजी, 1 किलोमीटर, 1 मिनट। तो आप जो पहले 1 केजी रखते थे, 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकेंड या 1 मिनट, अब आप उसकी जगह क्या रखोगे 100 केजी, 1 किलोमीटर, 1 मिनट। ये नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, नई सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये नई सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें आपको पास्कल को चेंज करना है। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं, पहले तो हम ये देख ले पास्कल जो है, पास्कल जो है वो किसकी ऐसा यूनिट है सर? प्रेशर की। अच्छा प्रेशर की ऐसा, प्रेशर नहीं सर, प्रेशर। सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा, शोर। वैसे ही प्रेशर नहीं बाबा, प्रेशर। हाँ ठीक है, तो प्रेशर की है भाई ऐसा यूनिट हमारी पास्कल। नॉनसेंस। आओ, तो प्रेशर का फंडामेंटल आप डायमेंशन के तौर पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, ml -1 t-2। सर हमको याद नहीं है तो क्या करें? तो फोर्स अपॉन एरिया करो। फोर्स का होता है ml/t-2, एरिया का होता है l²। एक l से नीचे l कट जाएगा, एक l बचेगा, घूम के l-1 बना देगा। ठीक है। हाँ सर, ये लिखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इसी से हमको a b c की वैल्यू पता चलती है। किसकी वैल्यू पता चलती है? a b और c की वैल्यू पता चलती है, इसलिए हम फटाक से फंडामेंटल फॉर्मूला या हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, आइए। अब 1 पास्कल दिया है, मतलब आपको n1 की वैल्यू दे दी है ना। चलो जो बनता है पहले फटाफट वही करेंगे। n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, है ना। आपको n2 निकालना है, u2 आपको दे दिया है, u2 ये सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है आपको, u2 ये सिस्टम ऑफ यूनिट आपको दिया है। चलिए आइए बात करते हैं। अब 1 पास्कल है तो n1 की वैल्यू 1, है ना। अब डायरेक्ट करता हूं, मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, आप समझिएगा। 1 m1 बाय m2 की पावर a, यही होना है आगे जाके, हमको पता है। डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा मैं, L1 अपॉन L2 की पावर b, ठीक है, ml t1 बाय t2 की पावर c इज इक्वल्स टू n2। यही आएगा क्या? हाँ यही आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। n2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आ जाओ जरा, m1 बताओ, n1 बताओ, हमारा ऐसा यूनिट में कैसा होता है? केजी में होता है। आइए जरा फटाफट रखता हूं मैं इसको। तो 1 m1 हमारा 1 केजी, हमारा 1 केजी। वाह 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 वाह। अब जो नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें m2 आपको कैसा रखना है? 100 केजी रखना है। तो ये रख दिया मैंने 100 केजी। किसी को कोई प्रॉब्लम इस बात से? जैसा जैसा हमसे वो बोल रहा है हम वैसा वैसा करते जा रहे हैं। चलिए पावर बताइए m की कितनी है? 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। चलिए लेंथ को देख लेते हैं जरा। L1 हमारा है ऐसा यूनिट में, तो ऐसा यूनिट में लेंथ होती है मीटर में, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय, अब जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें आपको लेंथ कैसे लेना है? 1 किलोमीटर लेनी है। अरे बाप रे, लो भाई 1 किलोमीटर ले ली।
पावर कितनी, -1, बी की वैल्यू -1, आ जाओ। टाइम जो है हमारे ऐसा यूनिट में टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है, तो मैंने लिखा ऊपर 1 सेकंड, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। चलिए अब जो नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको जाना है वहां टाइम कैसे लेना है भाई, 1 मिनट जैसा लेना है, 1 मिनट। पावर है कुछ, हाँ सर पावर है -2 की, और ये बन जाएगा हमारा n2। क्लियर, बहुत आसान था, सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे भाई सॉल्व करने के लिए, 1 किलोग्राम से काट दो पहले केजी को, किलोग्राम से केजी में काट सकते हैं ना, ग्राम वाम तो नहीं दिया, नहीं ग्राम नहीं दिया, केजी ही दिया सीधे। किलोमीटर को चेंज करेंगे भाई, किलोमीटर को चेंज करेंगे, 1 kg, तो काट दिया भैया हमने, 1/100 हो गया ये। काटू अभी, काटू कि रहने दो, अभी एक साथ काट दो, है ना। ये तो फिर वही बात हो जाएगी, सर ऊपर वाला काट दिया, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, है ना। तो उसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर फटाक से काट दूंगा। 1 kg अपॉन 100 kg, आ जाओ पावर में 1। अब जरा 1 मीटर है ऊपर नीचे, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में होते हैं भाई 1000 मीटर की पावर -1, 1000 मीटर की पावर -1। इसको भी जरा चेंज कर लें, 1 सेकेंड नीचे है 1 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड की पावर चढ़ा दी, -2 = n2। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, मजा आ गया। चलिए अब जरा देखते हैं, अगर हमने यूनिट कन्वर्जन कर लिया है, यूनिट कन्वर्जन मतलब हमने इसको मीटर, किलोमीटर को मीटर में कर लिया, तो जरा काट दे, केजी केजी, मीटर मीटर, सेकेंड सेकेंड, ठीक है। आ जाओ 1 × 1 1 1, अच्छा 1 1 1, और ये 60 की पावर -2 है, नीचे की तरफ ऊपर जाएगा तो 60 स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं यहां कर देता हूं 60 का स्क्वायर, किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए नीचे है 100, नीचे है 100, नीचे है 1000, और कुछ है नीचे नहीं सर, एक 100 है, एक 1000 और कुछ भी नीचे नहीं है। ये नीचे 60 की पावर -2 था, ऊपर ले गया तो 60 की पावर 2 होके ऊपर बैठ गया है। इससे हमारा क्या निकल जाएगा भाई, n2 निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्या ये फिर से वैसा कुछ आ रहा है क्या, नहीं नहीं वैसा कुछ तो नहीं आ रहा है। आइए जरा देखते हैं, 60 का स्क्वायर इज 3600 डिवाइडेड बाय 100 × 1000 इज इक्वल्स टू n2, 100 0 0 0 0 कट गया, 36/1000 कितना हो गया, 0.036। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 की वैल्यू आपकी नजरों के सामने, मेरी अखियों के सामने ही रहना, 36/1000, 0.036। दिस इज दी मैग्नीट्यूड। कमर दुख ही रहा है, हाँ क्लियर, पक्का, शानदार। अब तो आप इसमें महारत हासिल कर चुके होगे, अब तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसी भी यूनिट आप कन्वर्ट करा लो, हम आपको करके दे देंगे, पक्का 100%। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे क्या, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे क्या, देख तो लूं पहले है भी कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, करेंगे तो फिर तो करेंगे। चलिए तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन बस बचा है, ये क्वेश्चन सही बता रहा हूं कसम से, लास्ट क्वेश्चन बचा है, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद हम खत्म करेंगे इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को। और मेरी गारंटी है कि अब आपको 100% समझ में आ गया होगा। इसमें ना बहुत सारे बच्चों को छोटा छोटा ना डाउट रहता है, कैसे करेंगे सर, कैसे। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ना आप टफ चीज कर लोगे, एक बार को इंसान टफ चीज कर लेता है, लेकिन जब उसको बहुत आसान चीज करने को मिलती है ना, तो वो अटक जाता है कि अरे इतना आसान, ये तो मुझसे बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको देख के लगते हैं कि यार नहीं बनेंगे, लेकिन जब आप उनको सॉल्व करते हो और वो बन जाते हैं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि यार मुझसे, हाँ सच्ची मुझसे बन गया, ये हो ही नहीं सकता, गलत किया होगा मैंने। आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता है, आपको यह समझ में नहीं आता कि हो सकता है क्वेश्चन दिखने में बड़ा होगा, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत इजी होगा क्वेश्चन, इसलिए हमने फटाक से इसको बना लिया है। लेकिन आपको यही लगता है कि अरे मुझसे कैसे बन गया ये क्वेश्चन। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत आसान चीज है, दिखने को बस बड़ी है। आप स्टेप बाय स्टेप चलो, आप जैसे ही इसमें महारत हासिल कर लोगे, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे उठाओगे, यहां लास्ट स्टेप में आ जाओगे, खत्म कर दोगे क्वेश्चन को सीधे उठा के। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ। तो देखो, इससे डरो नहीं, ये एकदम नई चीज है, बहुत आसान चीज है। ज्यादा आसान चीज जो होती है ना, वो आपको ज्यादा खतरनाक लगती है, ज्यादा डरावनी लगती है, बस ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को आप उड़ा दो और बस आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स खत्म। आप अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हो, आपका कंसेप्ट रैप अप हो जाएगा। चलिए, इफ यूनिट ऑफ टाइम इज टेकन एज 10 सेकेंड, यूनिट ऑफ मास इज 5, यूनिट ऑफ मास, unit of mass is 5 kg, is
5 kg and unit of length is 20 meter, then convert 1 joule of energy in new unit of energy। अब आपको 1 जूल को नई यूनिट में चेंज करना है जिसमें मास होना चाहिए 5 kg, टाइम होना चाहिए 10 सेकेंड और यूनिट ऑफ लेंथ क्या होना चाहिए 20 मीटर। अब आप बोलोगे सर हम पहले तो टाइम को 1 सेकंड लेते थे, मास को 1 kg लेते थे, लेंथ को 20 मीटर, लेंथ को 1 मीटर लेते थे, ये एकदम से क्या हुआ? तो देखो मैंने आपको बताया था यूनिट हमेशा एक माना हुआ स्टैंडर्ड होता है, एक माना हुआ स्टैंडर्ड होता है जिससे आप कंपैरिजन करते हो। यार मान लो ना, मैंने आपको बताया कि एक ट्रक है, ये एक ट्रक है, इस ट्रक का वजन जो है वो है मान लो 500 kg। ज्यादा बोल दिया क्या? हाँ सर ज्यादा बोल दिया, फिर भी यार मानना तो पड़ेगा, अब बोल दिया तो बोल दिया। एक ट्रक है आपके पास, उस ट्रक का जो वजन है मान लो वो है 500 kg, ठीक। अब आपके पास बाइक्स है ना, एक लूना बोल दूं मैं, एक लूना बोल दूं, लूना छोटी सी गाड़ी बोल दूं, है ना, मोपेड ओपेड बोलते हैं इसको, या साइकिल बोल दो यार, चलो हटाओ। एक साइकिल है आपके पास, इस साइकिल का वजन है मान लो 10 kg, इस साइकिल का वजन है मान लो 10 kg। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर ट्रक में या मैं बोल दूं एक जो साइकिल है, ये जो साइकिल है, एक साइकिल 10 किलो की है, तो कितनी साइकिल इस ट्रक के अंदर समा सकती हैं? कितनी साइकिल इस ट्रक के अंदर समा सकती हैं? तो आप बोलोगे सर 50 साइकिल है, बिल्कुल सही। तो आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, किसकी वजन से कंपैरिजन कर रहे हो? ट्रक के वजन से। आपने 500 kg देखा ना ट्रक का वजन, और साइकिल का देखा 10 kg। अगर मैं यहां ट्रक बदल दूं, ट्रक से बदल कर मैं बोल दूं यहां एक कार है, यहां एक कार है जिस कार का वजन है 200 kg, तो अब मैं बोलूंगा कि बताओ कंपेयर करो साइकिल के वजन को कार के वजन से, तो आप बोलोगे भाई इस कार के वजन में 20 साइकिल आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती है। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप अपनी कंपैरिजन की क्राइटेरिया को बदल दे रहे हो। पहले आप ट्रक के वजन से कंपेयर कर रहे थे, अब आप कार के वजन से कंपेयर कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे ही हम कहीं भी किसी भी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। जिस तरीके से हम कंपैरिजन को बदलेंगे, हम जब कंपैरिजन को बदलेंगे तो हमारी यूनिट भी क्या कर जाएगी? बदल जाएगी, है ना। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हमको कोई भी यूनिट में दे दे रहे हैं। टाइम को अब बोल रहे हैं 10 सेकंड मान लो, अब आप कंपैरिजन 1 सेकंड से करते थे, 1 से नहीं 10 सेकंड से करो। 1 मिनट से भी कंपैरिजन किया है हमने, अब हम 10 सेकंड से करेंगे। मास 1 kg से किया है हमने, उसने बोला 5 kg से करो, और उसने बोला लेंथ आप 1 मीटर लेते थे 20 मीटर से करो। हमने 1 किलोमीटर से भी किया है, याद करिए। हाँ सर किया है। कुल मिलाकर यहां पर ना एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई जा रही है। हमने FPS पढ़ा, हमने CGS पढ़ा, हमने MKS पढ़ा, हमने SI यूनिट्स पढ़ा। यहां पर हमको एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाने को बोली जा रही है कि इस सिस्टम ऑफ यूनिट को आप मानो, नई सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ और बताओ कि उस सिस्टम ऑफ यूनिट में आप 1 जूल को कैसे बताओगे, यह पूछा जा रहा है आपसे। जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमको बनाने को बोल रहे हैं उसको हम मान ले दुनिया जमाने के लिए, जिंदगी भर के लिए। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें वो चेक कर रहा है कि आपको आता है क्या किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते। हाँ हमको आता है N1U1 = N2U2 से। अब तक तो आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा जितनी देर मैंने आपको समझाया है। हाँ सर कई लोगों ने कर लिया होगा, कई लोगों ने नहीं किया होगा। तो आओ करते हैं। N1U1 = N2U2। N1 की वैल्यू आपको 1 जूल दी है। मैंने आपको बताया था जब जूल आपकी एनर्जी, जब जूल आपकी ऐसा यूनिट होती है तो आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो mL²T-2 होता है। याद कर लो, ठीक है। चलिए बताया था मैंने आपको। N1 की वैल्यू आपको 1 जूल दी है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं M1/M2 to the power 1, L1/L2 to the power 2, T1/T2 to the power -2 = N2। ठीक, आपको जूल को कन्वर्ट करना है नई सिस्टम ऑफ यूनिट में। आपको पता है जूल SI यूनिट है, SI यूनिट है। तो बस उस हिसाब से हम जानते हैं कि ऊपर जो मास आएगा M1 जो आएगा वो kg में आना चाहिए, 1 kg डिवाइडेड बाय नीचे जो मास आएगा वो बोला है 5 kg होना चाहिए, तो लिख दिया 5 kg। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज 1। ऊपर लेंथ है L1, ठीक, जो मीटर में आनी चाहिए, SI यूनिट मीटर में आनी चाहिए। नीचे लेंथ L2 है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर। ये लिख दिया मैंने 20 मीटर की पावर कितनी? 2। आ जाओ, ABC नहीं लिख रहा हूं मैं अब, ठीक है। T1/T2 हमारा टाइम पहले होता है SI यूनिट में सेकंड में 1 सेकंड। नई सिस्टम ऑफ यूनिट में कितना हो जाना चाहिए? वो 10 सेकंड। लो कोई बात नहीं, जो आप बोलोगे हम वो कर देंगे। N2 आपको निकालना है।
कट जाएगा केजी से केजी, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। ठीक है, आओ सॉल्व करें इसको। 1 1 1, ये 10 टू द पावर -2 नीचे, ऊपर जाके 10 टू द पावर 2 बन जाएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई 20 इंटू 5। ये 20 की पावर 2 भी तो है, 20 की पावर 2 भी तो है, हाँ ठीक है, 20 की पावर 2 और नीचे एक 5 भी है। चलो आओ देखते हैं ये कितना हो जाएगा भाई, इज इक्वल्स टू n2, किसके बराबर हो जाएगा, n2 के बराबर। तो n2 कितना आ रहा है, n2 आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 50000, कितना आ गया 1/20। n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20। क्लियर, बहुत आसान था, बहुत आसान था। ये आपसे बोलना क्या चाह रहा है समझो, आपसे ये बोलना चाह रहा है ये कि अगर आप अपने एसआई यूनिट में 1 जूल एनर्जी बता रहे हो या वर्क बता रहे हो, जो भी बता रहे हो, अगर आप एसआई यूनिट में 1 जूल बोल रहे हो तो आपको इस यूनिट में 1/20 बोलना पड़ेगा। जो भी इस यूनिट का नाम जो भी रख दो, मान लो इस यूनिट का नाम हमने सोनू रख दिया, क्या रख दिया इस यूनिट का नाम, इस यूनिट का नाम हमने सोनू रख दिया, तो हम बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल्स टू 1/20 सोनू। समझिए मेरी बात, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यह होता है कन्वर्जन का खेल, जो बहुत बेहतरीन आपको समझाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दुनिया जहान की किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बस अगर आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हो तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए भाई इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। चलो भाई यार, इसके साथ हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, सब कुछ हमने समझ लिया है। आइए अगर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कुछ नया हमको सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आओ देखते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटर जी, हाँ भाई, डायमेंशनल एनालिसिस और एप्लीकेशन का तीसरा एप्लीकेशन। सर तीसरा एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेशन क्या थे सर शुरू किया? अरे भैया पहला एप्लीकेशन हमने देखा था, पहला एप्लीकेशन था टू वैलिडेट द इक्वेशन, टू वैलिडेट द इक्वेशन। हम इक्वेशन वैलिड करते हैं कि नहीं, वैलिड है कि नहीं इक्वेशन, ये देखने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं। टू वैलिडेट द इक्वेशन, याद करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन हमने देखा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, दूसरा एप्लीकेशन था हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, याद कर लो, है ना, हाँ सर। और तीसरा एप्लीकेशन अब हमारे सामने आ गया है टू फाइंड द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएंगी और बताया जाएगा कि भाई इसका कुछ रिलेशन है, बस इतना बताया जाएगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी ए का फिजिकल क्वांटिटी बी से कुछ ना कुछ रिलेशन है, ये ऐसा आपको बताया जाएगा। वो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसकी मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। तो ये तीसरा एप्लीकेशन है हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का। आइए जरा इसको समझते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। आपने पेंडुलम के बारे में तो सुना ही होगा, हाँ सर, आप पेंडुलम हो, दिन भर यहाँ वहां कैसे टहलते रहते हो, घूमते रहते हो सर। अरे मैं पेंडुलम नहीं हूं भैया, मैं पेंडुलम नहीं हूं। पेंडुलम के बारे में जरा हम बात करते हैं। अगर आपने देखा होगा घड़ी के नीचे से लगा होता था ऐसा टाइप का, और ऐसे ऐसे आगे पीछे होता रहता था, डुंग 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 डुंग। आपने अपने स्कूल में भी किया होगा इसका प्रैक्टिकल, पता नहीं मेरे टाइम में तो होता था, आपके टाइम में ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल मैंने तो पेंडुलम का किया है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने का। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम की अगर हम बात करें, और अगर आपको कोई बोल दे कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम है, ये ना ये जो क्वांटिटी है ये डिपेंड करती है 3 चीजों पे। मैंने कहा अच्छा 3 चीजों पे डिपेंड करती है, बताना जरा। तो ना काम की बात है, राज की बात है, किसी को बताना मत कि कितनी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूं। मैंने कहा तुम बताओ यार, फालतू की बातें ना करो। तो उसने बोला जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है पेंडुलम का, वो डिपेंड करता है मास पे। मैंने बोला ठीक है, और किस पे, और वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है, ठीक है अच्छा। और वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जी पे। मैंने कहा अच्छा पक्की बात? उसने बोला हाँ पक्की बात, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया भाई कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है इन चीजों पे डिपेंड करता है, एम, एल और जी तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक, क्लियर है।
मैंने मान लिया भाई m की कोई पावर होगी a, l की कोई पावर होगी b और g की कोई पावर होगी c, ठीक। और क्योंकि वो तीनों पे डिपेंड करता है और तीनों के मैं ऐसा मानता हूं तीनों पे डिपेंड करता है, तो मैंने ऐसा मान लिया, मैंने ऐसा सोच लिया कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना, कलर चेंज करता हूं, ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ना हमारे पेंडुलम का, एक्चुअली में ये डिपेंड करता है तीनों पे ही, तीनों के प्रोडक्ट पे ही, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c पे, है ना। यही चीज आगे जाके हमारी लिमिटेशन भी बनेगी। आप समझना, आप पूछोगे सर मल्टीप्लाई ही क्यों किया, हमको कैसे पता कि मल्टीप्लाई ही करना होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे लिमिटेशन में, ठीक है ना। चलिए अभी आप इतना समझ लीजिए कि मैंने मान लिया कि तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने तीनों का प्रोडक्ट कर दिया। चलिए ओके, आइए। आपने सर पावर ए बी सी क्यों चढ़ा दी? देखो भाई, कोई ना कोई पावर होगी, नहीं होगी तो अपने आप जीरो हो जाएगा, अपने आप जीरो हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन हमने मान लिया कि कुछ ना कुछ पावर मास की है, एल की है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। चलिए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मैं हटा दूं, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दूं तो क्या यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आ जाएगा के? हाँ सर आ जाएगा, एम ए एल बी जी सी, ठीक है। अगर ये बात एकदम सही है, अगर ये बात एकदम सही है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुझसे ये बोलती है कि डायमेंशन जो LHS पे है, इक्वेशन के LHS पर जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इस इक्वेशन के RHS पे भी होना चाहिए। या याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था, झूठ नहीं बोलना, पढ़ा था, ठीक है सर, याद आया। तो मैं ये बोल सकता हूं सर, इस T का जो डायमेंशन है, क्योंकि ये टाइम पीरियड है, तो इसका डायमेंशन सर होगा m0 L0 और T0, T0 नहीं सर T1। हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का हमको पता है डायमेंशनल फॉर्मूला T की पावर 1 होता है। चलिए, अब ये तो कांस्टेंट है, अब ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो तो होना चाहिए m0 L0 T0। आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर, सर सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते हैं, जल्दी से कमेंट कर दोगे, बोलोगे सर सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते हैं। मुझे भी पता है सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते, लेकिन ये भी हमारी एक लिमिटेशन बनेगी, ये भी हमारी एक लिमिटेशन बनेगी, किसमें? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड में। मैं वहां इसकी बात फिर से करूंगा। अभी आपके दिमाग में जो जो डाउट आ रहे हैं ना, वही डाउट में जाकर लिमिटेशन में आपसे डिस्कस करूंगा, तो अभी आप इस डाउट को अपने अंदर दबा कर रखिए, ठीक है ना। तो मैंने ये मान लिया कि ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस है, m0 L0 T0 उसका डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है सर। लेकिन आपने तो बोला था कि जो LHS पे डायमेंशन होता है वही RHS पे होना चाहिए। भैया ये पूरी एक टर्म का डायमेंशन, ये पूरी एक टर्म है, इस पूरी एक टर्म का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल एक एक का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बात मैं पहले कर चुका हूं आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास 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 है, मास है कि नहीं है? हाँ सर मास है। मास का डायमेंशन क्या होता है सर? मास का डायमेंशन होता है m1 L0 T0, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। L, अच्छा इसकी पावर भी तो है, A है ना पावर इसकी, ये है पावर A। चलिए, L इज द लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है सर? लेंथ का डायमेंशन होता है m0 L की पावर 1, L की पावर 1 की पावर L की पावर 1, और T भी है क्या? T भी है, लेकिन T0 कर दो क्योंकि लेंथ का डायमेंशन लिख रहे हैं, पावर कितनी? B, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आ जाओ आगे। G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है? हाँ सर, LT-2 की पावर कितनी? C। लिख लिया आपने सबको? मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक रिलेशनशिप सेटअप कर रहा हूं। हमें उसने बोल दिया था कि भाई हमारा जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका एक एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज होता है। मुझे किसी ने बोल दिया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम जो होता है वो डिपेंड करता है मास की पावर, मास पर, लेंथ पर पेंडुलम की, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। तो मैंने बोल दिया भाई कुछ पावर भी होनी चाहिए, तो पावर डाल दी मैंने उसके ऊपर। अगर पावर नहीं होगी तो अपने आप जीरो हो जाएगा, वो बात की बात है। क्योंकि ये तीनों पर डिपेंड कर रहा था तो तीनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो आपके दिमाग में डाउट आया कि सर मल्टीप्लाई करके क्यों लिखा, तो मैंने बोला ये लिमिटेशन बन जाएगी, हम पढ़ेंगे इसको कहां? लिमिटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने चुपचाप अपने आपके मुंह को बंद कर लिया और बोला ठीक है सर हम आपसे यही क्वेश्चन लिमिटेशन में पूछेंगे। मैंने कहा ओके डन। फिर मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को उठाकर यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, वो अपने आप आ जाता है, मैथ्स बोलता है ऐसा, ठीक।
मैंने बोला कि LHS पर जो डायमेंशन होना चाहिए वही RHS पर होना चाहिए। ये पूरी एक टर्म है, इस पूरी एक टर्म का डायमेंशन जो है वो पूरे इस T के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहां पर K का डायमेंशन लिखा M0 L0 T0। आपने बोला कि सर ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस होना जरूरी है क्या? मैंने बोला यही लिमिटेशन बनेगी, आगे जाके मैं आपसे बात करूंगा। अभी आप ये मान लो कि ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, आपने मान लिया, लिख दिया। फिर मास का डायमेंशन मैंने लिखा M1 L0 T0 की पावर A। लेंथ का डायमेंशन लिखा मैंने L की पावर 1 की पावर B। G का डायमेंशन मैंने लिखा एक्सेलरेशन LT-2 की पावर C। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, T की पावर 1। ठीक है ना, या पूरा लिख देता हूं जब लिखा ही है तो M0 L0 T की पावर -1। ध्यान से देखना भाई, इज इक्वल्स टू, यहां है M की पावर A, ध्यान से देखना, यहां है M की पावर A, यहां है M की पावर 0, यहां भी M नहीं है, यहां M नहीं है ना बाबा, नहीं है। अगर आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो उसको, अगर आपको डर लग रहा है तो M0 LT-2 की पावर C। अब ध्यान से देखो, M यहां 0, M यहां 0, M यहां 0, लेकिन M की पावर यहां 1 है तो M की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 1 इंटू A, M की पावर A, M की पावर A। ठीक, आ जाओ L देखते हैं, L यहां 0, L यहां 0, L यहां 1 की पावर B, L यहां 1 की पावर C। ध्यान से देखो, L की पावर यहां B हो जाएगी, यहां L की पावर C हो जाएगी, तो क्या L की पावर B प्लस C नहीं हो जाएगी? हाँ सर, L की पावर B प्लस C हो जाएगी, L की पावर B प्लस C। ठीक है, आओ आगे देखते हैं क्या बचा। T बचा, T0 यहां, T0 यहां, T0 यहां, यहां T की पावर -2 की पावर C, तो T की पावर कितनी आ गई, -2C आ गई। हाँ सर आ गई। अब यहां ये जो डायमेंशन है और यहां ये जो डायमेंशन फॉर्मूला बना है, इन दोनों को क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलो अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, मैं कलर बदलता हूं पेन का, अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन। हम कंपैरिजन से देखते हैं। देखो यहां अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला इस पूरे के बराबर होना चाहिए, तो देखो m की पावर यहां a है, यहां m की पावर 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, a की वैल्यू 0 आनी चाहिए। पहली चीज, a की पावर आपको 0 मिल गई। मैंने आपको पहले ही बोला था पावर मैं चढ़ा दे रहा हूं, अगर इसको 0 आना होगा तो वो आ जाएगी। तो देखो आ गई है, m की पावर a की पावर a इज इक्वल टू 0, तो मतलब m की पावर 0। चलिए L की पावर यहां 0 है, L कितना है यहां B प्लस C। ठीक है ना, तो B प्लस सी इज इक्वल टू 0। आइए जरा देखते हैं, B प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम की पावर है -2C, यहां टाइम कितना है -1, तो -2C किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, तो -2C इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, C की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। C की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्लियर? अगर मैं C की वैल्यू यहां रख दूं 1/2, C की वैल्यू अगर यहां 1/2 रख दूं, यहां -1 क्यों है, यहां तो 1 होगा ना। अरे भैया बताया करो यार। देखो आप में से किसी ने बोला होगा वहां, देखो यहां T की पावर 1 है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, कलर चेंज करता हूं पेन का, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर -2C इज इक्वल्स टू 1। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ सर, C की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। अब मैं यहाँ C की वैल्यू -1/2 रखूंगा, उधर -1/2 जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ये कंपैरिजन से निकाला हमने, A की पावर, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू। चलिए क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया सर, हमको ये समझ में आया सर कि ये जो आपने T इज इक्वल टू K MA LB GC लिखा था, यहाँ A की वैल्यू 0 हो गई है, B की वैल्यू 1/2 हो गई है और C की वैल्यू -1/2 हो गई है। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको? हाँ। तो सर जरा ध्यान से अगर हम देखें तो हम यहां से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रिलेशन टाइम पीरियड का इनके साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बोला अच्छा क्या, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं आपको आगे बढ़कर और समझाता हूं। ले लिया होगा, चलो फटाक से, ओहो हो वाह, आ जाओ। ये मैंने यहां से हटाया। अब आप देखो यार, इसको मैं एक प्रॉपर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, T इज इक्वल्स टू
m की पावर 0 हो गई तो वो तो 1 हो गया। यहां से इंपॉर्टेंट बात पता चली हमको, ध्यान से सुनना, m की पावर 0 हो गई तो वो 1 हो गया, k एज इट इज लिखा मैंने। l की पावर 1/2 है, g की पावर -1/2 है, तो g को नीचे ले जाता हूं, g को l के नीचे ले जाता हूं अपॉन में, तो पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी। हाँ, तो क्या ये रिलेशन आपके पास l/g जैसा आ रहा है क्या? क्या रिलेशन आपके पास l/g जैसा आ रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, आगे जब आप जाओगे ना तो आपको k कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी 2 पाई है, तो आपके पास एक प्रॉपर रिलेशन आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g। t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l/g। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम t का रिलेशन निकाल लिया जो होता है 2 पाई अंडर रूट l/g। इसमें आपको मास का कोई टर्म नहीं दिखाई दे रहा, इसमें आपको मास का कोई भी टर्म नहीं दिखाई दे रहा, बट आपको शुरू में बोला गया था कि इट डिपेंड्स ऑन द मास। आपने मास को कंसीडर किया भी, उसकी पावर भी चढ़ाई, लेकिन एंड में a 0 हो गया, तो आपको पता चल गया कि मास यहां इन्वॉल्व नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? तो फाइनल रिलेशन में टाइम पीरियड के आपको 2 पाई अंडर रूट l/g बस दिखा, आपको मास नहीं दिखाई दिया। तो ये बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा चीज आपको समझ में आएगी, बड़ा रिजल्ट आपको समझ में आएगा कि कभी भी जब आपका पेंडुलम होगा, इसको हम आज आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, आपका जब पेंडुलम होगा और वो ऑसिलेट कर रहा होगा, तो डिपेंड नहीं करता कि आपका पेंडुलम कितना भारी हो, उससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हिंडर नहीं होती। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द पेंडुलम से। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलो, वो इंपॉर्टेंट बात तो बात की थी हमने। जो पहला, दूसरा और तीसरा एप्लीकेशन पढ़ा, क्या हम तीसरे एप्लीकेशन को समझ पाए? हाँ सर, समझ पाए। हम यहां पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके साथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी मदद से? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। ये देखो हमने किया है, ये देखो हमने फाइनल रिलेशन फाइंड आउट कर लिया टू टाइम पीरियड का एल और जी से। कर लिया कि नहीं? सो दिस इज द एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कितनी प्यारी बात, कितनी प्यारी बात। अच्छा, ये चीज मैंने याद की थी। कैसे याद की थी? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मैंने याद की थी कि जब से तुम गई हो, याद की है ना, आपको बता रहा हूं याद कैसे की थी मैंने, कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम। मैंने याद किया था इसको कि जब से तुम गई हो, मिट गया है भूख, चैन और प्यास। जब से तुम गई हो, मिट गया है भूख, चैन और प्यास। याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। याद रखना, ये चीज मैंने ऐसे याद की थी। चलिए, तो हमारे लिए अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हम रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हाँ सर, फाइंड आउट कर पा रहे हैं, अभी आपने करके बताया। ऐसे ढेरों, हजारों, लाखों तरीके के रिलेशंस बनाए गए हैं, टेस्ट किया गया है, तब जाकर बताया गया है कि इसका एप्लीकेशन ये है। ऐसे बोल नहीं दिया गया है हवा में। हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि इनकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन जो आपके दिमाग में आई थी कि सर के को आपने डायमेंशनलेस ही क्यों ले लिया, सर आपने इसको प्रोडक्ट करके ही क्यों लिखा है, ये सारी चीजें दिमाग में हैं, हमारे भी, आपके भी, और जिनने रिसर्च की थी उनके भी। तभी जाके आगे जाके उनने इस मेथड का कुछ लिमिटेशन भी बनाई है, और वो लिमिटेशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर एक रिलेशन और फाइंड आउट करेंगे हम और देखेंगे कि हाँ ऐसा सही है बोलना। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो भाई आगे देखें। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक क्वांटिटी है जो फोर्स है, जिसको आप किसके नाम से जानते हो? फोर्स के नाम से जानते हो। ये फोर्स है। ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है मास पर, और यही फोर्स जो है ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पर। ऐसा बोल दिया गया, यही फोर्स डिपेंड करता है किस पे? एक्सेलरेशन पर। ये m की पावर x, ये एक्सेलरेशन की पावर y, ऐसा बोल दिया गया। मैंने कहा अच्छा, फोर्स डिपेंड करता है इस पे भी और इस पे भी, तो चलो मैं बोल देता हूं कि ये जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास की पावर x, एक्सेलरेशन की पावर y। प्रोडक्ट करके लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया, आपको पता है यहां पर एक कांस्टेंट आएगा k mx ay। आपको पता है जो f है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mlt -2, mlt -2। ये लिख दिया मैंने फटाक से, लिख दिया। हाँ सर,
के आपको डायमेंशन लेस लेना होता है, ये ले लिया मैंने m0, l0, t0 लिख दिया, यहां पर रख दिया इसको। क्या आपको मास का डायमेंशन पता है? हाँ सर मास का डायमेंशन हमको पता है, मैं सीधे m लिख दे रहा हूं, m की पावर x। क्या आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन पता है? हाँ सर lt-2 की पावर y। अब हमको पता है कि LHS का जो डायमेंशन है और जो RHS का डायमेंशन है वो बराबर होना चाहिए, बहुत पहले से हम ये बात जानते हुए आए हैं। तो चलो लिखते हैं mlt-2 इज इक्वल्स टू, देखो मास यहां 0, m की पावर x, यहां मास नहीं है तो m की पावर क्या बन गई? सिर्फ और सिर्फ x। ठीक, m की पावर x। फिर से बताता हूं, m0 है, यहां m की पावर x है, यहां m नहीं है तो m की पावर x बन गई। हाँ सर, यहाँ L0, यहाँ L0, यहाँ L की पावर y, तो ये हो गया L की पावर y। और क्या भाई, t यहाँ 0, यहाँ t0, यहाँ t की पावर -2, ये कितना हो जाएगा? t की पावर -2y। सही लिखा है मैंने? हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आओ जरा इसकी कंपैरिजन करते हैं। m यहाँ 1 है, l यहाँ 1 है, m यहाँ x है, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? y की वैल्यू किसके बराबर हो गई? y की वैल्यू किसके बराबर हो गई? यहाँ देखो y किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर, ठीक है ना। यहां से भी अगर आप देखोगे तो -2y = -2 कट जाएगा, y की वैल्यू 1 आने वाली, ठीक है ना। आ जाओ, अब आते हैं हमारे रिलेशन में। ये रिलेशन को देखो कहां गया, ये रिलेशन को देखो, f = kmx ay, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो रिलेशन क्या बन गया? f = kma। k की वैल्यू आगे जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास k की वैल्यू निकल कर आ जाती है, और f = ma रिलेशन हमारे पास पहले से है न्यूटन के सेकंड लॉ से, है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आपने देखा कि नहीं देखा? ये रिलेशन आपको पहले से पता था, लेकिन आपने इसको किससे निकाला? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से निकाला। दिस इज द एप्लीकेशन। आप इस डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर बात है? चलिए, वेरी गुड। तो इसको नोट डाउन करेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज रिलेशनशिप सेटअप करने के लिए कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है कि कैसे हम रिलेशनशिप सेटअप करते हैं। आगे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप मेरे साथ उस क्वेश्चन में ट्राई करेंगे रिलेशनशिप बनाने का। क्वेश्चन में रिलेशनशिप बनाने का, क्वेश्चन में, ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर सबका, हाँ समझ लो भाई, प्यार एक धोखा है ना। चलिए भैया, इसको करता हूं मैं खत्म, आगे बढ़ते हैं हमें क्वेश्चन की तरफ। रिलेशनशिप सेटअप करना हम सीख गए हैं, हमको बताई जाएगी डिपेंडेंसी। देखो मैं आपको ना कहानी बताता हूं कि पूरे क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में। आपको ना एक क्वांटिटी बताई जाएगी और बोला जाएगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसकी डिपेंडेंसी है इस पर, इस पर और इस पर। कोई 3 चीजें बता दी जाएंगी A B C, और बोल दिया जाएगा इस फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंसी है इस A पर, इस B पर और C पर। आपको क्या करना है? A की पावर x चढ़ाना है, B की पावर y चढ़ाना है, C की पावर z चढ़ाना है, और बोल देना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तीनों प्रोडक्ट करके लिख देना है। फिर प्रोडक्ट हटा के क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमको क्या लिख देना है भाई? कांस्टेंट लिख देना है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख देना है। और ये बात आपको पता है कि यहां पर जो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं वो डायमेंशनलेस है। या तो आप उसको नंबर मान लो कि ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कोई नंबर आएगा। नंबर आएगा तो नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है ना। तो हम वहां पर बोल देंगे 1 लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे m0 l0 t0, जैसा कि मैं लिखते हुए आ रहा था। बस कुछ नहीं करना है, हमको पावर को कंपेयर करना है और आपके सामने एक रिलेशनशिप बनकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूं और हम अच्छा क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम सीख जाएंगे बहुत अच्छे से डायमेंशन एनालिसिस के तीसरे एप्लीकेशन, यानी कि रिलेशनशिप सेटअप करने वाले एप्लीकेशन को। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली, सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इन फैक्ट डिपेंड, देखो सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंडेंसी बताने लग गया। सेंट्रिपिटल फोर्स की डिपेंडेंसी बताने लग गया। किस पर बता रहा है? मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कल पर डिपेंडेंसी बता रहा है और बोल रहा है एक्सप्रेस सेंट्रिपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। अब वो बोल रहा है कि जो डिपेंडेंसी बताई है मैंने मास, वेलोसिटी और रेडियस पर सेंट्रिपिटल फोर्स की, उसी के बेसिस पर आप एक रिलेशनशिप सेटअप कर दो। ठीक है, रिलेशनशिप सेटअप करना है, हमको पता है कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आओ मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं है। ये लो, देखो भाई सिंपल सी बात है,
हमको बोला उसने, मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लेता हूं Fc, है तो फोर्स ही, डायमेंशन फोर्स का ही रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन मास, तो मैं ले रहा हूं मास की पावर x या मास की पावर a ले लेता हूं। वेलोसिटी की पावर b एंड रेडियस की पावर c, इस पे डिपेंड करता है। चलिए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब मैं हटाता हूं, आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको मैं k ले रहा हूं, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये तो हमको पता था सर, आपने कुछ नया नहीं बताया। आगे बताइए सर, ये देखो Fc इज इक्वल्स टू, ध्यान देना भाई, Fc इज इक्वल्स टू, अब यहां पर ना डायमेंशनल फॉर्मूला जो Fc का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला इस पूरे टर्म का होना चाहिए मिलकर। हाँ सर, ये भी हमको पता है। अच्छा यार, पता है क्या, सब तो पता है तुमको यार। फिर ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। हाँ सर, पता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमको पता है यार। देखो मैं बार बार नहीं लिख रहा, कांस्टेंट m0 l0 t0 आएगा, जिसकी कोई मतलब नहीं, क्योंकि कांस्टेंट एक नंबर होने वाला है, एक वैल्यू होने वाली है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कोई भी वैल्यू 1 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 लिखने से। ठीक, कांस्टेंट क्या आना है वो आपको पता नहीं चलेगा, k की वैल्यू आनी क्या है वो आपको डायमेंशनल ऐसे से पता नहीं चलता, ये भी एक जाके लिमिटेशन बनेगी। क्लियर है मेरी बात? तो इसलिए मैं यहां पर अभी क्या लिख दे रहा हूं, 1 लिख दे रहा हूं। ठीक, चलिए, हमको क्योंकि रिलेशनशिप चाहिए है मास, वेलोसिटी और रेडियस के साथ, अगर आप यहां पर के अपने साथ लिखना चाहते हो लिखते चलो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए, ये मास है, मास का डायमेंशन लिख दिया m की पावर चढ़ा दी a। v वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1 की पावर चढ़ा दी b। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ की पावर c, ये चढ़ा दिया मैंने। अच्छा, अब आगे क्या, आगे वही सर जो हमेशा से करते आए हैं, कंपैरिजन। आगे वही सर जो हमेशा से करते आए हैं, कंपैरिजन। अगर आपको लगता है सर ये 1 हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहां कांस्टेंट लिखे रहने दो, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं। m की पावर a है, यहां m की पावर 1 है कि नहीं है? अच्छा, mlt-2, देखो ध्यान से देखना, आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। देखो k, अब डायमेंशन लिख रहे हो आप m की पावर a, l की पावर यहां b है, l की पावर यहां c है, तो l की पावर क्या हो जाएगी, b प्लस c। t की पावर यहां माइनस b है, यहां t नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस b। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब m की पावर a यहां है, इस पूरे डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होना पड़ेगा, LHS को RHS के बराबर। तो अगर m की पावर a यहां है, यहां m की पावर 1 है, तो a किसके बराबर हो गया, बाय कंपैरिजन मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल्स टू 1, l की पावर है b प्लस सी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। ठीक, t की पावर माइनस b है, माइनस b किसके बराबर होगा, -2 के बराबर। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, माइनस b जो होगा -2 के बराबर होगा, तो b की पावर -2 इज इक्वल्स टू -b, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। b की वैल्यू 2 के बराबर आ गई भाई। लो, अगर b की वैल्यू 2 के बराबर है, आप b की वैल्यू यहां 2 रखो, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। 1 - 2 होगा तो -1 आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -। क्लियर, a1 है, b2 है, c -1 है। देखो कितना सिंपल, कितना बेहतरीन तरीके से आपके पास रिलेशनशिप आ चुका है। आओ देखते हैं। अब fc जो था इज इक्वल्स टू k m की पावर a था, a की वैल्यू 1 आई है, तो मैंने यहां पर 1 रख दिया। v की पावर b था, b की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो v स्क्वायर हो गया। ठीक, r की पावर c थी, c की वैल्यू -1 आई है, तो r नीचे चला गया। हाँ कि ना, नीचे चला गया कि नहीं, और r की पावर 1 हो गई। क्लियर, तो हम जानते हैं इस रिलेशनशिप को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है fc इज इक्वल्स टू k mv स्क्वायर बाय r। क्लियर है कि नहीं, k की वैल्यू हो सकता है 1 आ जाए, हमको पता नहीं है इसलिए हम लिख नहीं रहे, k की वैल्यू जो आएगी हम बाद में उसको लिख देंगे। लेकिन हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का मास, वेलोसिटी और रेडियस के साथ एक रिलेशन आ चुका है जो है mv स्क्वायर बाय r। कितना प्यारा, मतलब किसी को ना इस मेथड की मतलब नजर
इस मेथड को किसी की नजर ना लगे, कितने प्यारे तरीके से आपको एक रिलेशनशिप सेटअप करके दे सकता है। मजा नहीं आ गया? बहुत मजा आया। अभी तो हम सीख रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा ये प्रोसेस बड़ा लग रहा है, लेकिन मेरा विश्वास मानो आप लोग, जब आप इसमें महारत हासिल करोगे आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाबा। ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट करोगे, सटासट करोगे रिलेशनशिप। ये देखो कितने बेहतरीन तरीके से सेटअप कर दिया। क्लियर है? पक्का है? चलिए बढ़िया। लिखिए इसको, लिखिए आराम से, बोल बोल कर लिखिए, है ना, बोल बोल कर लिखिए। अगर आप दोबारा देखेंगे, स्लो करके देखेंगे, पीछे करके देखेंगे, तो इस रिलेशनशिप को ना खुद से करें, बोल बोल कर करें, आपको बहुत अच्छे से अंदर मन में बैठ जाएगा आपके ये प्रोसेस। ठीक है, चलिए भाई, ये रिलेशनशिप सेटअप हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। हमने जो यहां से सीखा, हमने जो इससे पहले सीखा है, उसी का हम आगे यूज करेंगे, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत बेहतरीन आने वाला है। जरा ध्यान देंगे उस क्वेश्चन पर, लेकिन मेथड वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगी। क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। लो भाई, क्या हो गया? अभी तक जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो M, L और T के नाम से होती थी। M, L और T के नाम से हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ करती थी अभी तक। लेकिन अब उसने क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में कि अब आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। अच्छा, अगर आपकी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो अब आपका दिमाग घूमना नहीं चाहिए। आपको बस इतना सोच लेना है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं F, V और T को फंडामेंटल क्वांटिटीज लेकर चलूंगा, रिलेशनशिप इन्हीं के बेसिस पर बनाऊंगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। लो भाई, एनर्जी का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ F, V एंड T। क्या करते हैं? पहला स्टेप जो हमेशा से आप करते हुए आए हो कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने बोल दिया F के, F की पावर A, V की पावर B और T की पावर C। आपने सीधे प्रोडक्ट कर दिया पावर फंक्शंस को। आपने पावर चढ़ाई, फंक्शन के पावर चढ़ाई, पावर फंक्शन बनाया, उनको प्रोडक्ट करके रख दिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया एनर्जी से। ठीक है, फिर आप क्या करते हो? फिर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हो। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो, इक्वल टू का साइन आता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और आप बोलते हो F टू द पावर A, V टू द पावर B एंड T टू द पावर C। ऐसे ही बोलते हो कि नहीं? हाँ सर। फिर क्या करते हो? फिर आप ये बोलते हो सर कि एनर्जी का जो डायमेंशन है, एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए इस साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के। ठीक है, इस पूरे टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए। हाँ सर, यही बोलते थे। क्या आपको एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? हाँ सर, एनर्जी इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर T माइनस 2। यही होता है क्या? हाँ सर, यही होता है। तो चलो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं हम, ml स्क्वायर T माइनस 2 इज इक्वल्स टू T माइनस 2 इज इक्वल्स टू। अब देखो k है, k आपको मैंने बताया था एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, तो मैं k को अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं, k को मैं एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। कोई बात है क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा आप k को m0, l0, t0 रख के भी कर सकते हो, हमने वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आंसर उससे भी सही आता है। नहीं रखोगे तो भी आंसर सही आएगा, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। चलिए, f की पावर a, ठीक, v की पावर b और t की पावर c। ये आपको पता है? हाँ सर पता है, बिल्कुल पता है। चलिए, क्या आपको f का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? हाँ सर, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है हमको, mlt-2 ठीक की पावर a। क्या आपको वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? हाँ सर, lt-1 की पावर b। क्या आपको टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? हाँ सर, t की पावर c। ठीक, लिख दिया? हाँ सर, लिख दिया। आओ जरा इसको खोलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। ml स्क्वायर t माइनस 1 को एज इट इज लिखे रहने देंगे, ml स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल्स टू k। अब देखो, m की पावर a, यहां m नहीं है, यहां m नहीं है, तो m की पावर क्या बन गई? a बन गई। यहां l की पावर a, l की पावर b, तो l की पावर क्या हो गई? a प्लस b। यहां देखो l की पावर a है, यहां l की पावर b है, तो l की पावर a प्लस b हो गई। हाँ सर, यहां l है ही नहीं, l की पावर a प्लस b। आओ जरा t की पावर देखते हैं। t की पावर माइनस 2a माइनस b, माइनस 2a माइनस b c। नहीं, अरे यहाँ t की पावर माइनस 2a होगी, यहाँ t की पावर माइनस b होगी और यहाँ t की पावर c होगी। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? माइनस 2a
माइनस बी प्लस सी। ये आ गया आपका इस पूरी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आओ अब बाय कंपैरिजन से हम देख लें ए बी सी की क्या वैल्यू आएगी। आओ जरा बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन। चलो हमको पता है ना ये डायमेंशन फॉर्मूला और ये डायमेंशन फॉर्मूला आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चलो m की पावर यहां 1 है, यहां a है, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। ठीक, चलिए सीधे से लिख दो ना, a इज इक्वल्स टू 1, है ना, सही है ना, हाँ सर सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए a प्लस बी किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। a प्लस बी किसके बराबर, 2 के बराबर। a की वैल्यू 1 आई है तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 1 1। b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। चलो t की वैल्यू -2 है, t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर -2a माइनस बी प्लस सी है, तो आओ लिखते हैं यहाँ -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। a की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो ये हो जाएगा -2 -2। b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। -2 -1 -3, ये लो भाई -3 प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 इज 1। ओ माय गॉड, c भी 1, b भी 1 और a भी 1। C भी 1 आ गया, B भी 1 आ गया और A भी 1 आ गया। तो आओ जरा मैं कलर चेंज करता हूं पेन का और आपके सामने रिलेशनशिप फाइनल लाता हूं कि चलो फाइनल रिलेशनशिप क्या आएगा। आओ, एनर्जी इज इक्वल टू के एफ ए वी बी टी सी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। देखो E इज इक्वल्स टू के एफ की पावर 1, वी की पावर 1, टी की पावर 1। this is the dimensional formula, this is the relation of energy with respect to force, velocity and time। क्लियर। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्या है ये, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आप मेरी बात समझ रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो कि ये हो जाएगा एफ वी और टी, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। क्लियर, पक्का 100%? हाँ सर, एकदम परफेक्टली हमको क्लियर हो गया है ना। चलिए, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है सर, तो कोई हम क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रैक्टिकल्स करते हैं और प्रैक्टिकल्स कर करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। ठीक है ना, पक्का। तो चलो, आपने अपनी एनर्जी को एफ, वी और टी के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए यार, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचें, मेरी बात समझना, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। देखो 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 देखो, नए ख्वाब बुन ले चलिए, यहां पे अगर आप के की वैल्यू m0 l0 t0 रख देते तो के यहां से गायब हो जाता है ना। अगर आप यहाँ k की वैल्यू m0 l0 t0 रख देते तो k यहाँ से क्या हो जाता, गायब हो जाता। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से k गायब भी कर दो अभी, क्योंकि k की वैल्यू आप बाद में फाइंड आउट करोगे, है ना। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमको पता है हमारी जो एनर्जी है भैया, एनर्जी जो है उसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है भाई जूल। ओहो हो, इसको करो क्लियर। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। और जूल को आप कैसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर के जैसे। न्यूटन को आप कैसे लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसे, और एक साथ में और मीटर है, तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। मतलब आप जूल को क्या लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, लिख सकते हैं, मान लिया। अच्छा, जब आपको फोर्स दिया गया, वेलोसिटी दी गई और टाइम दिया गया, तो आप ध्यान से देखना, आपके पास फोर्स की यूनिट है, ऐसा यूनिट न्यूटन है कि नहीं। न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ सर, लिख सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या है सर, वेलोसिटी की यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या है, पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड नहीं, सेकेंड। आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या ये दिख रहा है कि इस s से ये इस s को काट दिया जाएगा और ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा अगर इनको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं तो। नहीं आई बात समझ में, फिर से बताता हूं। देखो,
मैंने आपको ये बोला कि हमारे पास एक तो फोर्स था, एक तो वेलोसिटी थी, एक तो टाइम था। इसको मैं किस तरीके से अरेंज करूं कि मुझे एनर्जी का डायमेंशन मिल जाए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, इनको एक दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दूं, ऐसे किस तरीके से मैं एफ, वी और टी को अरेंज करूं आपस में कि मुझे किसकी यूनिट मिल जाए, एनर्जी की यूनिट मिल जाए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। फोर्स की जो यूनिट थी वो मुझे पता था न्यूटन होती है, और न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। तो मैंने इधर देखा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने इधर देखा, मैंने बोला यार केजी मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर बना लेगा, डिवाइड में ये सेकेंड स्क्वायर है ही है, तो मुझे दिख रहा है कि यहीं से मुझे एनर्जी की यूनिट मिल जाएगी। ये एस से कट जाएगा अगर मैं इनको आपस में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तो। आई मेरी बात समझ में? तो मुझे यहां यूनिट बैलेंस करके भी समझ में आया कि जो एनर्जी है उसको मैं बता सकता हूं एफ वी टी के साथ, सीधे सीधे एफ वी टी के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एनर्जी की ही यूनिट मिलने वाली है। देख लो आप लोग, तो ये है एक कॉमन सेंस, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे जिसमें आपको जरूरत नहीं थी पूरे डायमेंशन फॉर्मूले से सॉल्व करने की, रिलेशनशिप सेटअप करने की। अगर आप थोड़ा सा जल्दी अपना दिमाग यूज करते तो आप सीधे सीधे यूनिट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको फोर्स यूनिट पता थी, वेलोसिटी की पता थी और टाइम की पता थी, तो आपको यह बात आराम से पता चल जाती कि अगर आपको एनर्जी की यूनिट चाहिए तो आपको इनको किस तरीके से अरेंज करना है, साथ में मल्टीप्लाई करना है, दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे को डिवाइड करना है, क्या करना है आपको समझ में आ जाता। जैसे मुझे आया वैसे ही आपको भी आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ इस क्वेश्चन के समारोह को हम एंड करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है लिमिटेशन, उसको पढ़ेंगे और इस लेक्चर को हम क्या करेंगे एंड। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशन। इसको करता हूं अब मैं इरेज, आगे बढ़ते हैं। आपने लिख लिया होगा, आपने समझ लिया, एक शॉर्टकट भी था इसका। पूरा रिलेशनशिप सेटअप करने से बेटर था कि हम अगर यूनिट बैलेंस कर लेते तो हम तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो बात आ गई है, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बहुत टाइम से हम जिसकी बात करना चाहते थे, हमारे अंदर जिसका बहुत ज्यादा वेट चल रहा था कि सर वहां पर आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो लिया था वो डायमेंशनलेस क्यों लिया। सर वहां पर पेंडुलम वाले केस में जो आपने रिलेशनशिप सेटअप किया मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, उसको मल्टीप्लाई करके क्यों लिया। ये सारे दिमाग में जो आपके डाउट्स घूम रहे थे, आइए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम अब लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल मेथड। आपकी डायमेंशनल मेथड की अब डिसएडवांटेज या मैं बोलूं कमियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है ये बोलूंगा, डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा। कमियां ये है कि आप लगा नहीं सकते कहां कहां इस डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को। आइए बात करते हैं। देखिए, द फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एटसेट्रा कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो, अगर आपके रिलेशनशिप में आपको अगर बोला गया कि भाई रिलेशनशिप सेटअप करो, एक क्वांटिटी है x, उसका रिलेशन है एक log की पावर log बेस e टू द क्या बोलूं उसको, log 2 ln2, क्या बोलो ln2 की पावर a, है ना। और मान लो आपको बोल दिया गया साइन थीटा समथिंग की पावर b, और बोल दिया गया कोई तीसरी क्वांटिटी है, ले लो एक्सेलरेशन, है ना, और उसकी पावर c, ऐसा बोल दिया गया। तो अब दिक्कत यह फंस जाती है यहां पर कि देखो इस लॉग का, इस नेचुरल लॉग का, इस ln2 का कोई भी डायमेंशन नहीं है, इस साइन थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं है क्या। अगर मैं यहां e की पावर x लिख दूं, यहां e की पावर a की पावर c की जगह, सुनना मेरी बात ध्यान से, और अगर एक्सेलरेशन का मैं यहां से हटाऊं और यहां पर लिख दूं e की पावर c, यहां एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो अब e की पावर आपने कुछ चढ़ाया है, वो भी आपको एक डायमेंशन लेस पैरामीटर देगा। अगर मैं e की पावर को चढ़ा दूं तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं लॉग में कोई वैल्यू रख दूं तो एक आपको वैल्यू मिलेगी। अगर मैं थीटा की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दूं, साइन थीटा लगा दूं, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा।
तो जब यहां इन चीजों का डायमेंशन नहीं है तो आप यहां पर डायमेंशन एनालिसिस में इन क्वांटिटीज को नहीं ला सकते, इनका आप डायमेंशन एनालिसिस में यूज नहीं कर सकते। मान लो कोई आपके पास रिलेशन निकल कर आया x इज इक्वल्स टू 3ac नहीं ac साइन थीटा, ऐसा रिलेशन है आपके पास। जब आप इसको डायमेंशन एनालिसिस से प्रूव करने की कोशिश करोगे, रिलेशनशिप को सेटअप करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आपके x का रिलेशन a और c के साथ तो आ जाए, पता चला फाइनल रिलेशन में साइन थीटा ही ना आए, फाइनल रिलेशन में साइन थीटा ही ना आए, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस को साइन थीटा दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता। डायमेंशन एनालिसिस को वही चीजें दिखाई देती हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि मास होता था, लेंथ होती थी, टेम्परेचर टाइम होता था, तो हम mlt-2 लेते थे, हम m की पावर a लेते थे, हम l की पावर a प्लस b कर देते थे। ये करते थे कि नहीं करते थे? तो वहां पर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनको डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, हाँ कि ना? बिल्कुल सही से। लेकिन जब आप यहां पर रिलेशनशिप सेटअप करने गए, आपको फाइनल रिलेशन चाहिए था ac साइन थीटा, आपने लगाया अपना रिलेशन, आपने डायमेंशन एनालिसिस लगाई, और डायमेंशन एनालिसिस के बाद जब आपने फाइनल रिलेशन निकाला तो आपके पास x इज इक्वल्स टू ac आ गया, साइन थीटा आया ही नहीं, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस जब स्कैन करेगा आपकी इक्वेशन को तो उसको साइन थीटा नहीं दिखेगा, क्योंकि साइन थीटा के पास कोई डायमेंशन ही नहीं है। क्या वो एक कांस्टेंट जैसा बिहेव नहीं करेगा? मुझे बताओ। जैसे आपने k देखा था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको मैं m0 l0 t0 रख दे रहा था तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा था, उसको मैं k लिखे रहने दे रहा था तो कोई हमारे रिलेशन में चेंज नहीं आ रहा था, क्योंकि वो k को स्कैन ही नहीं कर रहा था। हमारे डायमेंशन एनालिसिस का प्रोसेस आई मेरी बात समझ में? इसलिए बात अपने दिमाग में इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आपके रिलेशनशिप में कहीं आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिख जाए, एक्सपोनेंशियल दिख जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख जाए, इनको आप कभी भी डिराइव नहीं कर पाओगे डायमेंशन एनालिसिस की मेथड से। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई पहली लिमिटेशन। जरा दूसरी लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। कैन नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये देखो जब हमने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का रिलेशनशिप सेटअप किया था तो हमने लिखा था k अंडर रूट एल बाई जी, और मैंने आपको बोला था आगे जाके इस k की वैल्यू आपको पता चलती है 2 पाई। आगे जाके आपको k पता चलता है 2 पाई है, इस कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई है। कैसे? एक्सपेरिमेंट से। कैसे पता चलता है? एक्सपेरिमेंट से। तो कभी भी आप याद रखिए, कभी भी आपका डायमेंशनल मेथड जो होगी, डायमेंशन एनालिसिस जो होगी, वो आपको ना कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बता पाएगी कि कितनी है वैल्यू। जैसे वो कभी नहीं बता पाएगा कि k की वैल्यू 2 पाई आएगी, आपको खुद एक्सपेरिमेंट कर करके फाइंड आउट करना होगा। आई बात समझ में? पक्का 100%? ठीक, चलिए तो मैं इसको हटाता हूं यहां से, यहां लिखे रहने देता हूं एग्जाम्पल के लिए, आपको याद रहेगा k अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि हमने इसको डिराइव भी किया है। k 2 पाई है, ये आपको कैसे पता चलेगा? बाय एक्सपेरिमेंट। लिख देता हूं बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वेरी गुड। आइए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन विच प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैज अ डायमेंशन, हैज डायमेंशंस। अरे बाप रे, क्या ये बात मैंने आपको बोली थी कि अपने अंदर दबा के रखो? होंठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई। ये वही है, ये वही डाउट है जो हमारे दिमाग में था कि सर आपने जब f को बोला कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर x a की पावर y, और आपने जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के k लिखा, m की पावर x a की पावर y लिखा, आप इस k के डायमेंशन को m0 l0 t0 क्यों ले रहे थे सर? आपने कैसे मान लिया कि ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस ही होगा? तो मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है डायमेंशनल मेथड की कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन विच प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैज डायमेंशंस। अगर आपके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन है तो आप वहां पर कभी भी डायमेंशनल मेथड को यूज नहीं कर सकते, डायमेंशन एनालिसिस की मेथड का यूज आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि एक तो ये आपको मैंने बताया, जैसे कि आपके पास है एक फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। इसमें जो आपके पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसके डायमेंशन है, इसका डायमेंशन होता है, कल हमने डिराइव किया है, याद करो।
तो अगर इसका डायमेंशन हमारे पास था तो हम कभी भी इस फॉर्मूले या इस रिलेशनशिप को हम कभी भी डायमेंशनल मेथड की मदद से डिराइव नहीं कर पाते। कभी भी डायमेंशनल मेथड की मदद से आप इसको डिराइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन है डायमेंशनल मेथड की। देखो ना, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन व्हिच प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैज डायमेंशंस। ठीक है सर, अब हमको समझ में आया कि आप वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन m0, l0, t0 क्यों ले रहे थे। चलिए नेक्स्ट, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस other than the product of power functions. ओहो, cannot be used to derive relations other than the product of power functions. अब सर याद करो, जब मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था, टाइम पीरियड का रिलेशन डिराइव करना था, तो मैंने लिख दिया था m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। याद करो, ऐसे लिख दिया था। तो आपने मुझसे पूछा था सर आपको कैसे पता कि ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में ही होंगे? क्योंकि लिमिटेशन है। देखो ना, this method cannot be used to derive relations other than product of power function, product of power function, product of power function। अगर प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन नहीं होगा तो आप डायमेंशनल मेथड नहीं लगा सकते, ये उसकी लिमिटेशन है। अच्छा, जैसे कि देखो, अगर आपको बोल दिया गया डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक, आपने बोल दिया लो भाई ए चढ़ा, इसकी पावर चढ़ा दो x y z, आपने पावर चढ़ा दिया और आपने इसको डिराइव करने की कोशिश की डायमेंशनल मेथड से। आप जानते हो s का u और a और t से क्या रिलेशन है? सर रिलेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप इसको डिराइव करने जाओगे, आपको यहां तक पहुंचना होगा, लेकिन आप यहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपके रिलेशन में हमेशा जो क्वांटिटीज होंगी वो कैसी होनी चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शंस होना चाहिए। यहां देखो क्या है, यहां पर बीच में प्लस आ गया है। इसको कैसे पता चलेगा कि बीच में प्लस भी है रिलेशन में? उसको तो बस इतना पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पे डिपेंड करता है, और इस पे अगर आपको डायमेंशनल मेथड लगानी है तो इनको प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन बनना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कभी भी नहीं बता पाएगा कि ये इस तरीके से रिलेटेड है। क्लियर? आप अगर कोशिश करोगे ना, इसको कोशिश करना सॉल्व करने की, इसको डायमेंशनल मेथड से कोशिश करना सॉल्व करने की, एक बार आपका s आ जाएगा ut के बराबर, आपका एक बार s ut के बराबर आ जाएगा, एक बार s आपका हाफ at स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, लेकिन ये रिलेशन आप कभी भी ला नहीं पाओगे डायमेंशनल मेथड की मदद से, जो कि सही है। ये आधा सही होगा, ये आधा सही होगा, लेकिन ये मिलकर कभी भी ये रिलेशन नहीं बना पाएंगे। आई मेरी बात समझ में? तो हमेशा आप जब डायमेंशनल मेथड लगाकर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करोगे तो उनको क्या होना पड़ेगा? उनको प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन होना पड़ेगा। ये लिमिटेशन है, करना पड़ेगा। क्लियर? पक्की बात? तो ये सारे लिमिटेशन है किसके? डायमेंशनल मेथड के। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वहां पर के क्यों डायमेंशनलेस लिया, क्यों मैं प्रोडक्ट करके रिलेशनशिप बना रहा था। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप समझ गए होंगे। तो देखो भाई, जिसकी जो लिमिटेशन है हमको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको आड़े टेढ़े रिलेशन मिलेंगे जो आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे, गलत इक्वेशन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना? इसी के साथ हम करते हैं अपने इस लेक्चर को खत्म, जिसमें हमने अपने डायमेंशन एनालिसिस को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जहां हम थोड़ा और बेसिक में उतरेंगे, थोड़ा और बेसिक बातें करेंगे। आपको बस आराम से बैठकर देखना है, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो चलिए, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।